नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पटियाला चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चमत्कारी जड़ें, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रम सिंह, मैं फिर आऊंगा, फिर ऐसे ही युद्ध लड़ेंगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगली बार भी कोई तुम्हें राज्य की सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा। तुम सेना भी ला सकते हो। राजा पंचम के प्रस्थान के साथ ही, अरे, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और मैं भी विश्राम करने जाता हूँ। ओह, सूर्यास्त के साथ ही जड़ का प्रभाव मोटे के ऊपर से खत्म हो गया। बाकेलाल भी जान छुड़ाकर भागा। एक जड़ का प्रभाव निष्प्रभाव हो गया। अब जाता हूँ वापस टलटल के पास। बाकेलाल कालिया को सर पर दौड़ाता जा पहुंचा टलटल के पास और, हे टलटल देव, ये क्या अनर्थ किया? कैसी चमत्कारी जड़ें दे दी? उसने तो मुझ पर आफत ढा दी। क्यों वत्स बाकेलाल, क्या हुआ? पूरी बात तो बताओ। कमर हिला के बाकेलाल टलटल देव को सारी बात बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद, ये गड़बड़ी मेरी पत्नी ने ही की होगी। कमबख्त हर वक्त नींद में रहती है। अरे वो विद्या वनस्पति कहाँ है? सामने आ। जब देखो मेरी बेइज्जती कराने पर तुली रहती है। कमर हिला के, मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने भूल से आफत की जड़ के स्थान पर प्रेम की जड़ दे दी थी, ठुमका लगाकर। क्या कहा? प्रेम की जड़? बूह! इस प्रेम की जड़ ने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। परेशान ना हो बाकेलाल, अभी तो तुम्हारे पास 4 अवसर और हैं। ये लो, इस बार ये आफत की जड़ है। कमर हिला के आफत की जड़ लेकर बाकेलाल वहां से रवाना हो गया। आखिर उस पहले वाली आफत की जड़ का रहस्य खोल ही गया। तभी तो मैं कहूं कि मनुष्य मुच्छड़ पर पूछिया करने का दौड़ा क्यों पड़ गया। सुधर जा बाकेलाल। किसी किसी का नमक खाकर उससे नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। मगर वो कुत्ते की पूंछ ही क्या जो सीधी हो जाए, और वो बाकेलाल ही क्या जो सुधर जाए। ये गई आफत की असली जड़ गड्ढे में। उधर राजा पंचम की भी काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। पर सेनापति, मुझे नहीं मालूम कि वो सब कैसे हुआ। मैं तो विशालगढ़ में युद्ध करने गया था और महल में प्रवेश करने से पूर्व तक सब कुछ ठीक ठाक था। पर पता नहीं महल में प्रवेश के साथ ही मुझे क्या हो गया। मैंने अपना युद्ध करने का तरीका ही बिल्कुल बदल दिया। शायद विशालगढ़ वालों ने महल की जमीन पर कोई जादू टोना कर रखा था। किंतु कल ऐसा नहीं होगा। कल मैं महल तक तो जाऊंगा, किंतु महल के अंदर नहीं। कल तो मैं विशालगढ़ को जीत कर रहूंगा। बाकेलाल द्वारा लगाई गई आफत की जड़ का प्रभाव फैलने लगा। अखियों से तीर मारे, जड़ है कमाल की ये। अखियों से भाला मारे, ओए राजा, आफत की जड़ है कमाल की है। अगली सुबह हुई महल में गूंजने वाली उस चीख के साथ। बचाओ! चीख सुनकर आ गया सेनापति। महारानी जी, क्या हुआ? आप किससे भयभीत होकर भागी जा रही हैं? पीछे चूहा तो दिखाई नहीं पड़ रहा। सेनापति प्राण प्यारे हैं तो सेनापति प्राण प्यारे हैं तो तुम भी भाग लो। सेनापति ने भागना नहीं सीखा। तो फिर पलटकर महाराज के कक्ष की तरफ देख लो, सीख जाओगे। महाराज की कक्ष की ओर? ओह, महाराज चले आ रहे हैं। अरे सेनापति, आओ आओ। ओ ना। अरे बाप रे, महाराज की आंखों से तीर भाले छूट रहे हैं। साई साई, ओए! घबराओ मत सेनापति, ये तो नैनो के बाण हैं। बचाओ! सेनापति भागकर सीधा पहुंचा राज दरबार में। सेनापति, क्या हुआ? महाराज कहाँ हैं? अभी तक राज दरबार में पहुंचे क्यों नहीं? ढाले मंगा लो, जल्दी करो, समय नहीं है। सैनिकों, जल्दी से हर एक के लिए ढाल ले आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। पर बात क्या है सेनापति? बात? ओह, ढाले नहीं आई, महाराज आ गए। सब अपने अपने सिंहासन के पीछे छिप जाओ। भाई, क्यों छिप जाएं? हमने क्या गुनाह किया है? अब पता चला। साए साए, महाराज की आंखों से तीर भाले छूट रहे हैं।
जल्दी से वैसा ही करो जैसा सेनापति ने कहा है। तुम मुझे देखकर छिप क्यों रहे हो? राज दरबार की कार्रवाई नहीं करनी क्या? बाकेलाल की नींद टूटी स्वर्णलता की चीखों से। बाकेलाल, बाकेलाल, तुम अभी तक सो रहे हो? उधर महाराज पर आफत टूट पड़ी है। आफत? आफत की जड़ का ध्यान आते ही बाकेलाल मन ही मन प्रसन्नता से झूम उठा। ओह, लगता है इस बार आफत की जड़ ने सही काम किया है। बाकेलाल, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो, क्योंकि इस संकट का हल तुम्हें ही सोचना है। बाकेलाल उठ भी नहीं पाया था कि अरे, ओह नहीं, बाकेलाल, महाराज यहीं आ गए हैं। बचो बाकेलाल, मेरा प्यारा बाकेलाल। उफ, मोटे की आंखों से तो शस्त्र छूट रहे हैं। बाकेलाल, मेरी आंखों से चक्कू, छुरियां, तीर एवं भाले छूट रहे हैं। मैं तो ये कहने आया हूं कि चलो शिकार खेलने चले। वो तो ठीक है महाराज, पर मैं शिकार नहीं हूं। आप मुझे देखना बंद करें। ठीक है, मैं अपना मुंह दरवाजे की ओर कर लेता हूं। खट खट। बाकेलाल, हूं न पागल क्यों हूं? फिलहाल तो मैं इन्हें किसी भयानक जंगल में छोड़कर आता हूं। मेरा मतलब है कि जंगल में ले जाता हूं, ताकि कहीं ये तीर भाले किसी के प्राण ना ले लें। बाकेलाल, जल्दी चलो, कहीं शस्त्र खत्म ना हो जाए। एक मुसीबत अभी टली भी ना थी कि उधर सेनापति को दूसरी मुसीबत के आ धमकने की सूचना मिली। सेनापति, गजब हो गया, राजा पंचम अपनी सेना लेकर फिर आ धमका है। इस बार तो ये बड़े मौके पर आया है। हाँ, मैं युद्ध के लिए तैयार जो हूं। नहीं सेनापति, वो मौका तुम्हारे युद्ध के लिए तैयार रहना नहीं है, बल्कि स्वयं महाराज ही हैं। महाराज को तो बाकेलाल वन में लेकर जा रहा है, क्योंकि महाराज शिकार खेलने की जिद कर रहे हैं। शिकार तो खुद चलकर विशालगढ़ आ रहा है महारानी जी, और ये शानदार अवसर हम नहीं चुकेंगे। मैं बाकेलाल को रोकता हूँ। पता नहीं ये महामंत्री क्या करना चाहता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा विक्रम सिंह का आदेश था, इसलिए इस बार उसे सेना सहित विशालगढ़ आने से किसी ने भी नहीं रोका था। पिछली दफा तो सेना को मैंने रणभूमि में छोड़ दिया था, किंतु इस बार हम विशालगढ़ के महल की तरफ कूच कर रहे हैं। इस बार हमारी जीत के 100% आसार है। राजा पंचम विशालगढ़ के राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। राजा पंचम, द्वार खोलो। कौन है? कौन है? राजा पंचम, द्वार खोलो। ठीक है, खोलता हूं। सेना में सबसे आगे रहना। द्वार खुला और राजा पंचम सहित पूरी सेना के सामने नजर आया विक्रम सिंह। अरे राजा पंचम मित्र, आओ आओ। राजा विक्रम सिंह आगे बढ़ता रहा। तुम रुक क्यों गए? इसे अपना ही महल समझो। मुझे पता है तुम युद्ध करने आए हो। आओ युद्ध लड़ें। महाराज बचिए। ये क्या देख रहा हूं मैं? इसकी आंखें हैं या पूरा शस्त्रागार? ये तो दबादब मेरे सैनिकों को मारे चले जा रहा है। महाराज, हम क्या करें? गधो, तीर छोड़ो, आगे बढ़ो, तलवार चलाओ, भाला मारो, कुछ भी मारो, पर मारो। टन टन टन। किंतु तीर कमान पर चढ़ाने का, भाल उठाने का और तलवार लहराते हुए आगे बढ़ने का समय ही कहाँ था। खच, हाय मरवा दिया ना मुफ्त में। बाकेलाल वो युद्ध देखता हुआ अपना माथा पीट रहा था। बेडागर्क, अगर मुझे पता होता कि ये कमबख्त आज फिर युद्ध करने आ रहा है तो मैं आफत की जड़ उखाड़ फेंकता। मोटा तो पंचम की सारी सेना को मारे दे रहा है। राजा पंचम चीख चीख कर अपनी सेना को मनोबल बढ़ा रहा था। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों। महाराज, कौन आगे बढ़ेगा? सैनिक तो ढेर हो गए। क्या? और महाराज, सूर्य की ढलती अवस्था बता रही है कि 5 भी बज गए हैं। अगर कल भी युद्ध लड़ने आना है तो वापस लौट चलिए, अन्यथा अब हमारी ही बारी है। द्वारपाल, द्वार बंद कर दे, क्योंकि आज तो मैंने राजा विक्रम सिंह को छोड़ दिया, पर कल नहीं छोड़ूंगा। राजा विक्रम सिंह, हिम्मत हो तो कल भी मुझे सीमा पर मत रोकियो और आराम से यहाँ पहुंचने दियो। सूर्यास्त के साथ ही, अरे तीर भाले, चक्कू,
छुरियां निकलने बंद हो गए हैं। महाराज की आंखें अब शस्त्र नहीं छोड़ रही। हाँ, आफत की जड़ का असर सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो गया है। तुम्हारी बात का क्या अर्थ है बाकेलाल? कैसी आफत की जड़? जुबान संभाल बाके, जुबान संभाल। मेरा मतलब है महामंत्री जी की राजा पंचम नाम की आफत के जाते ही शस्त्र छूटने भी बंद हो गए। शायद उसी को सबक सिखाने के लिए महाराज की आंखों का शस्त्रागार खुला था। बाकेलाल ठीक कहता है। महल का द्वार फिर से बंद कर दिया गया। सभी बिखरे पड़े शस्त्र को समेटकर शस्त्रागार में पहुंचा दिए गए। कहीं महाराज हमें नौकरी से ना निकाल दे, क्योंकि महाराज तो अब अकेले ही इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर सकते हैं। शीघ्र ही बाकेलाल फिर जा पहुंचा टलटल देव के पास। दुखी ना हो बाकेलाल, किसी काम में देर सवेर तो चलती ही रहती है। इस बार मैं तुम्हें दूंगा रोग की जड़, कमर हिला के। टलटल देव ने अपनी पत्नी से लेकर बाकेलाल को थमाई रोग की जड़। बाकेलाल, मेरी कामना है इस बार सफलता तेरे कदम चूमे। रोग की जड़ तो भयंकर रोग फैलाएगी और सारे के सारे रोग राजा को लगेंगे। जड़ लेकर बाकेलाल प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट पड़ा। इस बार रोग की जड़ मुच्छर का काम तमाम करके ही रहेंगी। अगर मैं राजा होता तो जड़ के स्थान पर इस बाकेलाल को गाड़कर इसी का काम तमाम कर देता। राजा पंचम भी विक्रम सिंह के काम तमाम की तीसरी चेष्टा में जुटा हुआ था, इसलिए इस बार उसने बुलवा भेजा श्री 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 डड़ियल जी महाराज को। आप बहुत पहुंचे हुए हैं ऋषिवर, कृपया कारण बताएं कि मेरी विशालगढ़ में 2 बार पराजय क्यों हुई। मैं किसी भी समस्या का समाधान पराठे खाने के बाद ही करता हूं। पराठे भी कई तरह के होने चाहिए, जैसे आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, दाल के पराठे, गुड़ के पराठे, पनीर के पराठे, मेथी के पराठे। सारे पराठे शुद्ध देसी घी में तले हुए होने चाहिए। पराठे के साथ मक्खन या दही होना चाहिए और उसके बाद नमकीन लस्सी। आदेश की देर थी। सभी तरह के पराठे हाजिर थे। पराठों का सेवन करे रिसीवर। वैसे पराठे की खुशबू से तो मेरा मन भी इन्हें खाने को कर उठा है। तो फिर एक थाली तू भी ले ले राजा, पराठे साथ साथ खाएंगे। चपड़ चपड़ चपड़, वाह, करारे पराठे खाकर आनंद आ गया। टकार, पर अभी और खाऊंगा। कमाल है, ये तो रोज खाने की चीज है और मुझे आज तक किसी ने बताया ही नहीं। महाराज, तलने में घी काफी लगता है, इसलिए नहीं बताया था। राज्य की माली हालत कुछ ठीक नहीं। ऋषि श्री श्री डड़ियल जी महाराज ने पराठे खाकर नमकीन लस्सी पी और फिर आखिरी डकार। हाँ तो राजा, तो ये जानना चाहता था ना कि दो बार विशालगढ़ में पराजित क्यों हो गया। हाँ ऋषिवर, तो फिर सुन ले। वो इसलिए क्योंकि महल किसी चमत्कारी शक्ति से बंधा था, जिसका असर वहां कदम रखने वाले किसी भी राजा पर भी पड़ेगा। ओह, इसका मतलब मुझे पहले से ही संदेह था, किंतु उस चमत्कारी शक्ति की कार्ड भी आपको मुझे देनी होगी। अवश्य। ये लो अभिमंत्रित कच्चे लहसुन की 50 बोटियां। इस बार जैसे ही राजा विक्रम सिंह तुम्हारे सामने आए, तुम लहसुन की एक एक कली बारी बारी से खाते जाना। इस प्रकार वहां फैली चमत्कारी शक्तियां बेअसर हो जाएंगी और फिर जब तुम युद्ध करोगे तो अवश्य जीतोगे। लहसुन? पर इसकी तो बहुत बदबू आती है, मैं तो सब्जी में भी नहीं डरवाता। बाकेलाल ने रोग की जड़ दबा दी। ये गई रोग की जड़ भी गड्ढे में। और ये आरंभ हुआ रोग की जड़ का प्रभाव राजा विक्रम सिंह पर होना। हाय खांसी, हाय दम्मा, हाय तपेदिक, हाय कोढ़, हाय हाय घुटनों का दर्द, हाय हाय कान का दर्द, हाय हाय चेचक, हैजा, हाय हाय सिर में पीड़ा, हाय हाय जुकाम, हाय हाय गुर्दे का दर्द, हाय हाय खुजली, हाय हाय फोड़ा, हाय दांत में कीड़ा, हाय हाय नक्सिर, हाय हाय ज्वर, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अगली सुबह, अरे मेरे मोहक की अम्मा,
कहाँ है तू? आए, मोहक सिंह को उसके नाना के यहाँ से बुलवा ले, क्योंकि शायद मेरा बुलावा आ गया है। रे, ये तो महाराज के स्वर हैं। हे प्रभु, महाराज को क्या हुआ? अजी, अजी महाराज, मैं कहता हूँ मुंह से लिहाफ हटाइए। क्या हुआ है जी आपको? हाय रे, मत हटा रानी, मत हटा मेरे चेहरे से लिहाफ, मुझे देख नहीं पाएगी तू। अरे, जब मैं नहीं देख पाया अपने आप को तो तू कैसे देख पाएगी? तेरा कलेजा फट जाएगा, तुझ पर आसमान गिर पड़ेगा। तब तक शोर सुनकर वहां सेनापति, महामंत्री एवं अन्य मंत्री भी आ पहुंचे। क्या हुआ? क्या हुआ महाराज को? सेनापति ने आगे बढ़कर लिहाफ हटाया। महाराज, लिहाफ को हटाइए। राजा विक्रम सिंह पर निगाहें पड़ते ही जैसे सबकी नानी मर गई। हाय हाय हाय, महाराज को क्या हुआ? महारानी जी, इन्हें भयानक कोढ़ हो गया है। सेनापति, कोढ़ छूत का रोग होता है, और तुमने ये राजा का ओढ़ा हुआ लिहाफ अभी तक पकड़ रखा है क्या? अरे बाप रे! हाय महाराज, क्या हुआ आपको? कोई राजवैद्य को बुलाओ। हाय हाय, हम सारे बुलाकर लाते हैं। बाकीलाल भी आ पहुंचा। महारानी जी, ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे डर है कहीं महाराज को कीड़े ना पड़ जाएं। महाराज पर छिड़कने के लिए कीटनाशक मंगा लो। आए, अबे मैं महारानी नहीं, सेनापति हूँ। वो तो मुझे भी पता है। अबे बेवकूफ, महारानी के गले लगकर मैं कैसे रो सकता हूँ? राजवैद्य ने आकर निरीक्षण किया। महाराज, हथौड़ी की चोट का दर्द महसूस हो रहा है? हाँ। ओह, इसका मतलब घुटने का दर्द यानी घटिया हो गया है। राजवैद्य, घटिया नहीं, गठिया कहते हैं। हाँ हाँ, वही। फोड़ों में से मवाद बह रहा है, ऐसे फोड़े को मवादू कहते हैं। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। हाय हाय हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। भयानक ज्वर भी है, ऐसे ज्वर को ज्वार भाटा कहते हैं। ये तो जान के साथ ही जाता है। हाय, ये भी बहुत अच्छी बात है। चेहरे पर चेचक निकली हुई है। अगर जान बच भी गई तो इस रोग से महाराज की आंखें अंधी हो जाएगी। हाय, वाह वाह, बाकीलाल, वाह वाह, तू शेरो शायरी पर करते हैं और राजवैद्य ने कोई शेर नहीं सुनाया। ओह, तो क्या? वाह वाह, मैं जोर से बोल गया। वो मरेगा बाकीलाल, तू मरेगा। वो मैं तो कह रहा था, वाह वाह, वाहियत, बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल वाहियात और नामुराद रोग है। लो, नक्सिर भी फूट गई। कोई बाल्टी लाओ रक्त इकट्ठा करने के लिए। हाय हाय, अबे सीधे सीधे बोलना कि अर्थी सजाओ। ओह, कहीं ये भी जोर से तो नहीं बोल दिया? कान भी बहने लगे, कानों में भी डडक लगानी पड़ेगी। हाय, बड़ा पड़क, ये पत्थर टूटने जैसी भयंकर आवाजें कैसी है राजवैद्य? बहुत बदबू भी आ रही है। ये आवाजें तो, ओह, लगता है हैजा भी हो गया है और महाराज ने कपड़े गंदे कर दिए। छी छी, सब अपनी नाक पर पट्टियां बांध लो। हाय, बाकीलाल की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो कुछ और ही सोच रहा था। बोलो राम नाम सत्य है। तभी द्वारपाल ने आकर दी एक और मुसीबत की सूचना। सेनापति जी, राजा पंचम किराए की सेना लेकर फिर आ गया है। ये तो खुशी की खबर है। मेरा मतलब तलवार लाओ, कम से कम यहाँ से भागने का अवसर तो मिलेगा। कहीं कोई रोग मुझे भी लग गया तो? हाय हाय, सेनापति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाय हाय, मेरी तलवार लाओ। मैंने राजा पंचम से वादा किया था कि युद्ध उससे मैं ही लड़ूंगा। हाय हाय, उसे भीतर आने से कोई ना रोके। हाय हाय, राजा पंचम के लिए द्वार खोल दिए गए। आइए महाराज, आपका स्वागत है। हमारे महाराज इस वक्त बहुरोगग्रस्त हैं। अभी अभी उनको हैजा भी हो गया है। मुझे लगता है समय कम है।
किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपको युद्ध करने के लिए सीधे अपने कक्ष में बुलाया है। क्या? हैजा कक्ष में? ओह! खटक गया राजा पंचम का दिमाग। ओह! महल में कदम रखते रखते ही मुझ पर फिर कोई मुसीबत टूट पड़ेगी, क्योंकि विशालगढ़ वालों ने महल पर जादू कर रखा है। ये भी राजा की चाल है, मुझे महल में बुलाने के लिए। इस बार मैं जादू की काट साथ लेकर आया हूं। सेनापति, लहसुन लाओ। जो आज्ञा महाराज। ये लो, ये 50 लहसुन की गठियां हैं। ये सब ले जाकर अपने महाराज को खिला दो। उसके बाद मैं भीतर प्रवेश करके महाराज से युद्ध करूंगा। तब तक हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सेनापति, जब तक राजा लहसुन की गठिया खाएं तब तक भूखे तो रहा नहीं जा सकता। खाना हम सब साथ लाए हैं, सबको खाना दो। मुझे 2 रोटी, 1 कड़छी उड़द की दाल, अचार और प्याज के साथ दो। अपना काम तो इसी से चल जाएगा। जबकि भीतर लो, नमूना नामक रोग के लक्षण भी दिखने लगे। इस रोग में ठंड लगती है, सांस रुक रुक कर आती है, खांसी आती है, पसलियां तेजी से चलती है। हाय हाय, सांस आती ही क्यों है? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। ओके।